गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी करंट अफेयर की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि जैन जी या जैन जेड क्या है। तो जैन का मतलब है जनरेशन। जैसे हमारे मोबाइल में 2G 3G 4G होती हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ऐसे ही जैन जी नाम दिया है या इसे जैन जेड भी बोला जाता है। ये अभी फिलहाल काफ़ी चर्चा में है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी जनरेशन, ऐसी पीढ़ी, जनरेशन का मतलब है पीढ़ी, जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ। तो जैन जेड या जनरेशन जी कौन सी जनरेशन है, कौन सी पीढ़ी है जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। और ये जनरेशन वो है जो मोबाइल यूज करती है, और मोबाइल में भी स्पेशली सोशल मीडिया। स्पेशली क्या यूज करती है? सोशल मीडिया यूज करती है। हाल ही में मेडागास्कर में देखें हम तो अभी हाल ही में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, यानी कि जैन जीड जैड का आंदोलन वहाँ पर हुआ है। इससे कुछ दिन पहले ऐसा का ऐसा ही नेपाल में हुआ था। तो अब ये बड़ा चर्चा में हो रखा है कि जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, और सरकार को वहाँ से खास करके जो भी मुखिया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसे पद छोड़कर भागना पड़ता है और सरकार बदल जाती है, यानी तख्ता पलट हो जाता है। तो अभी हाल ही में हम देखें कि मेडागास्कर में ऐसा ही तख्ता पलट हुआ है और वहां पर सैन्य शासन स्थापित हो गया है, मतलब वहां पर आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तो वहां पर देखें, ये घटना अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को हुई है। तो मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं, एंड्री राजोएलिना, तो एंड्री राजोइला ये राष्ट्रपति हैं। इनको खिलाफ इनके खिलाफ जैन जेड ने आंदोलन किया। जैन जेड का आंदोलन करने का महत्वपूर्ण जो कारण होते हैं वो होते हैं कि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक होती है, रोजगार नहीं मिल रहे होते हैं युवाओं को, और सरकार है जो भ्रष्टाचार कर रही होती है। आम आदमी गरीबी और भुखमरी से मर रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जनरेशन है जो आंदोलन कर देती है। आंदोलन करने की वजह से इन राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग लगाया गया, और महाभियोग लगाकर इनको पद से हटा दिया गया। और वहां पर सत्ता में जो आर्मी की एक इकाई है, कैपसेट, CAPSAT, कैपसेट, इसने वहां सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आपको खास बात बता दें कि ये जो रजो एलिना हैं, ये राष्ट्रपति, ये भी इसी तरह से तख्ता पलट करके बने थे, और अब इनका तख्ता पलट हो गया, यानी कि पहले इन्होंने किसी और की सरकार गिराकर राष्ट्रपति बने थे। अब इनकी सरकार गिरा करके सेना की इकाई ने, जिसका नाम है कैपसेट, उसने कब्जा कर लिया है। ये जो मेडागास्कर है ये 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था, यानी ये 1960 तक फ्रांस के कब्जे में रहा था। तो मेडागास्कर है कहाँ पर, मैप में हम वो देख लें तो हम देखेंगे कि ये यहाँ भारत है, ये अरब सागर है, इसे हिंद महासागर कहा जाता है, और इस हिंद महासागर में इधर ये वाला हिस्सा ये अफ्रीका का है। तो अफ्रीका के पास में है ये मेडागास्कर। अब देखिए, इससे पहले नेपाल में ऐसा हुआ है, तो नेपाल भारत के उत्तर की तरफ है, और इधर की तरफ मेडागास्कर है जो लगभग दक्षिण की तरफ है। तो ये मेडागास्कर हम देखें तो ये मेडागास्कर की राजधानी है एंटा नाना रियो। एंटा नाना रिवो, ये इसकी क्या है, राजधानी। एंटा नाना रिवो, ये क्या है, मेडागास्कर की राजधानी है। और इस मेडागास्कर में हाल ही में
सैन्य तख्ता पलट हो गया है वहाँ के राष्ट्रपति का। किस पीढ़ी की वजह से हुआ है? वो जनरेशन जेड या जनरेशन जी है। अब इसी का जो प्रभाव था, इसी की वजह से नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ था। तो नेपाल के बारे में हम देखें तो नेपाल में भी इसी तरह का जैन जेड आंदोलन हुआ, और वहाँ पर नेपाल में सोशल मीडिया बैन करना पड़ गया था। तो वहाँ युवाओं ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ तक कि यहाँ के संसद भवन को लूट लिया गया, आग लगा दी गई, यहाँ के बड़े होटलों में आग लगा दी गई। तो नेपाल में आगजनी बहुत बड़ी हुई थी। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्हें रिजाइन देना पड़ गया था इस दबाव में। और रिजाइन देने के बाद में वहाँ पर अंतरिम अंतरिम प्रधानमंत्री का मतलब है काम चलाऊ प्रधानमंत्री, जो नई सरकार बनने तक के लिए काम चला सके। तो वो बनाया गया है सुशीला कार्की को। सुशीला कार्की को, ये सुप्रीम कोर्ट की पहले जज रह चुकी हैं। तो ये सुशीला कार्की हैं जो वर्तमान में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में हम देखें, इन्होंने 1975 में भारत में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ से राजनीति विज्ञान में इन्होंने स्नातकोत्तर किया है, यानी एमए किया है। क्या किया है? एमए किया है। ये 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। जैसे भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ऐसे ही वहाँ पर होता है चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। यानी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की वर्तमान में अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने भारत में डीएचयू से एमए किया है राजनीति विज्ञान में। 2017 में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, यानी इनको पद से हटाने का प्रयास किया था सरकार ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पा सका, यानी इन्हें पद से नहीं हटाया जा सका। ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये चुनाव हैं जो 5 मार्च 2026 को कराएंगी। यानी जैसे ही इन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने ये भी तय कर दिया कि देश में चुनाव कब होंगे, और उन चुनावों के हिसाब से नई सरकार बनेगी, उसके कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पद त्याग देंगी अपना, यानी कि ये तब तक के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो अभी हम देख चुके हैं कि जैन जेड, इसकी वजह से मेडागास्कर में तख्ता पलट हो चुका है, इसकी वजह से नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, और केपी शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा है, और उनकी जगह सुशीला कार्की है, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब देखें, कुछ कुछ इसी तरह का, उसे हम जैन जेड नहीं कह कर सकते, बस यूँ कह सकते हैं कि युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा बांग्लादेश में भी इसी तरह का आंदोलन किया गया था पिछले वर्ष, यानी 2024 में किया गया था। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जान लें कि बांग्लादेश हिंसा भी क्या रही है, कैसे रही है, क्योंकि ये भारत के आसपास ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारत भी इन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो देखें, बांग्लादेश में हिंसा हुई, और बांग्लादेश में क्या हुआ, 5 अगस्त 2024 को वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वहां से पद त्याग कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तो बांग्लादेश हिंसा में जो मुख्य कारण थे वो युवाएं थे, और वही छात्र हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे। तो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जिनकी पार्टी है बांग्लादेश आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग, BAL। इनके पिता हैं वो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, या बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। तो बांग्लादेश का जब जन्म हुआ तो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने ही निभाई थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, वो इनके पिता थे, जिनकी मृत्यु 15 अगस्त 1975 को हो गई थी। अब हम देखें, 1971 में बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश के बनने के 4 साल बाद ही लगभग उसके पिता, बांग्लादेश के पिता, जिन्हें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कहा जाता है,
उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम देखें कि शेख मुजीबुर रहमान है, उस समय स्थिति क्या थी कि ये था पाकिस्तान, इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। और उस समय बांग्लादेश जो कि बाद में बना है, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था ये? पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान दो जगह था उस समय, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब मेन सरकार बैठती थी यहाँ पर। तो सरकार ने इस बांग्लादेश पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और अत्याचारों की हद तब हुई जब पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। कौन सा चलाया? ऑपरेशन सर्च लाइट। और ये 25 मार्च 1971 को शुरू किया। और इसके तहत यहां से आर्मी इस पर अटैक कर दिया, यानी पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बताया जाता है कि लगभग 30 लाख लोग, 30,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे, और बहुत सारी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी, रेप किए गए थे। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई थी। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने आवाज़ उठाई थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि वहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में घुस आए। इस वजह से भारत को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। और भारत ने इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा की 3 दिसंबर 1971। और इस युद्ध में भारत के शामिल होने के कुछ दिन बाद ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। अब देखिए, बांग्लादेश का जन्म हो जाता है भारत के सहयोग से। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन सर्चलाइट। भारत द्वारा मुक्ति वाहिनी के द्वारा इन्हें बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। उसके पहले राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं बंग बंधु, जिन्हें बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान। अभी देखिए, वहां आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद की ये तस्वीर है कि इनकी प्रतिमा को वहां छात्र खड़े होकर तोड़ रहे हैं, यानी राष्ट्र के पिता जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं की प्रतिमा को वहां के छात्र तोड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ, उसके बाद में 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था, तो वहां के जनरल थे नियाजी। ये हैं जनरल नियाजी। इनको भारत के सामने समर्पण के लिए हस्ताक्षर करने पड़े थे। तो समर्पण के लेटर पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। ये तस्वीर उस बात की गवाह है। उस समय भारत के जो सेनाध्यक्ष थे, आर्मी के जो थे सेनाध्यक्ष, जनरल जिनको हम बोलते हैं, वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। जनरल सैम मानेकशॉ, जिनकी ये तस्वीर है। तो कहने का मतलब है, ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान द्वारा चलाया गया, उसके खिलाफ भारत ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले आर्मी के जो ऑफिसर थे वो नियाजी थे, और उस समय भारत के जनरल थे सैम मानेकशॉ। यहाँ की विपक्षी पार्टी की लीडर, यानी कि मेन पार्टी थी जिसकी लीडर थी शेख हसीना। शेख हसीना है, उन्हें वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा 5 अगस्त 2024 को। और वहाँ से वो भारत में चली आई, और भारत में ही रह रही हैं फिलहाल, भारत में ही शरण ली है। शेख हसीना ने वहाँ की जो विपक्षी पार्टी थी, उसकी जो मुखिया थी खालिदा जिया, ये है खालिदा जिया, इनको जेल में डाल रखा था। और इनकी पार्टी थी नेशनल बांग्लादेश पार्टी, नेशनल बांग्लादेश पार्टी। और इन्हें शेख हसीना के भारत आने के बाद जेल से मुक्त कर दिया गया था। अब बाद में वहां पर प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री किसी को बनाना था। तो इसलिए अंतरिम प्रधानमंत्री फिर बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को। इनको बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, जिन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के लिए। तो कहने का मतलब है कि अभी देखिए, मेडागास्कर में हुआ है, वहाँ अभी कोई अंतरिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बना है अभी कोई। लेकिन नेपाल में
जो तख्तापलट हुआ वहां पर सुशीला कार्की हैं, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। केपी शर्मा ओली को वहां से रिजाइन करना पड़ा। बांग्लादेश में इसी तरह की घटना हुई, तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना हैं उन्हें रिजाइन देना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। उनकी जगह बांग्लादेश में कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, और मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इस तरह से भारत और उसके आसपास होने वाले तख्तापलट और इस तरह की घटनाओं के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, और खास करके जो मेन वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है जैन जेड या जैन जी, यानी जनरेशन जेड या जनरेशन जी में किस आयु वर्ग या कब से कब तक जन्म लिए हुए लोग उसमें शामिल होते हैं। तो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम जैन जेड या जनरेशन जेड कहते हैं। अभी हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया इसके बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ये जो अभ्यास होते हैं दो देशों तीन देशों के बीच में या चार देशों के बीच में होते हैं, तो ये सेना है जो एक दूसरे की स्किल समझती है कि युद्ध लड़ने की क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, तो प्रैक्टिस करने का एक मीडियम है, माध्यम है। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में नौसेना का यानी नेवी ने भाग लिया है, उसका अभ्यास किया है, और ऐसा अभ्यास ये पहला ही है। यानी पहली बार भारत और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच कोई युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये भारत के ऑफिसर हैं, ये दक्षिण कोरिया के ऑफिसर हैं। अब दक्षिण कोरिया को हम देख लें, तो दक्षिण कोरिया में जो ये युद्धाभ्यास हुआ है नौसेना का, वो हुआ है बुसान नौसैनिक अड्डे पर। कौन सी जगह हुआ है? बुसान नौसैनिक अड्डे पर हुआ है। और ये हम देखें दक्षिण कोरिया का चित्र यहाँ पर, तो ये दक्षिण कोरिया है, इसी के पास लगता हुआ नॉर्थ कोरिया है, जो कि यहाँ चाइना के साथ में टच है, चीन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चीन और नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया साथ में जुड़े हुए हैं, और उत्तरी कोरिया के ही तानाशाह हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन जो कई बार अमेरिका को धमकी दे देते हैं मिसाइल से उड़ाने की। तो यहाँ है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है शियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इसी के नीचे हम देखेंगे तो ये जापान है। तो देखिए चीन और नॉर्थ कोरिया के संबंध अच्छे हैं, और जापान और दक्षिण कोरिया के संबंध अच्छे हैं, और इन दोनों ही देशों के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं। तो भारत के संबंध चीन के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं और नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अच्छे हैं, और इन दोनों देशों के आपस में भी संबंध अच्छे हैं। तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास है वो दक्षिण कोरिया में ही बुसान नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया गया है अक्टूबर 2025 में। आगे देखें, गूगल ने एआई डाटा सेंटर बनाया है, और वो भारत में बनाया हुआ पहला डेटा सेंटर है। यानी गूगल ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाया है। वो कहाँ बनाया है? विशाखापट्टनम में, जिसको शॉर्ट में विजैग भी बोला जाता है, विजैग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मैप में हम देखें ये भारत है, और इसमें ये आंध्र प्रदेश है पूरा। आंध्र प्रदेश से हट करके ही अलग बना था तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और ये अलग बना था 2 जून 2014 को। डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 जून 2014 को ये हैदराबाद अलग बना है, सॉरी तेलंगाना अलग बना है, और आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अब हो गई है अमरावती। क्या हो गई है? अमरावती। और इसी आंध्र प्रदेश में एक नौसैनिक बेस है, नौसैनिक अड्डा है, महत्वपूर्ण शहर है विशाखापट्टनम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है विजैग। क्या बोला जाता है? विजैग। तो मतलब भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल ने
पहला एआई डेटा सेंटर बनाया है। अब इसको बनाने से भारत में यह है कि रोजगार पैदा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा बहुत सारा, तो भारत की महत्वपूर्णता इससे बढ़ती है। आज की क्लास में इतना ही। हमने जैन जेड के बारे में पढ़ा, बुसान नौसैनिक अड्डे पर हमने भारत और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ा, विशाखापट्टनम में गूगल एआई डेटा सेंटर के बारे में पढ़ा। इसमें इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।